नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, जब बात बिहार की होगी तो बात चुनाव की ही होगी। अब 2025 में बिहार में चुनाव तो है, लेकिन बिहार में बहार नहीं है अजीत जी। और हम यह भी कह सकते हैं कि बिहार में दबाव है, और दबाव में सबसे अधिक जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं नीतीश कुमार। कुछ निजी कारण है, कुछ राजनीतिक कारण है। निजी कारणों को भी आप समझते हैं, उनकी सेहत। रोज कुछ न कुछ ऐसा कर ही देते हैं, ऐसा बोल ही जाते हैं कि जो मार्किंग है वह निगेटिव बढ़ती हुई चली जा रही है। और दबाव भी आप देख रहे हैं भाजपा के अंदर, या भाजपा की आंतरिक हसरत। आपने फिर देखा, अमित शाह ने पहले कहा था आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में कि मुख्यमंत्री तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। कल फिर दिलीप जायसवाल बिहार भाजपा के अध्यक्ष ने यह बात दोहरा दी, और कुछ देर के बाद उन्होंने सफाई भी दे दी। तो दोहराना और सफाई देना, कहीं ना कहीं भीतर कुछ ना कुछ तो है। और आपने यह भी देखा कि जिस तरीके से सी वोटर का ओपिनियन पोल आया, नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर दबाव बढ़ गया कि आपका जो चेहरा है वह अब बिहार में चुनाव जीतने लायक दिखता नहीं है, जिताने लायक दिखता नहीं है। आज आपने देखा, हमने भी सुना, मैं कार्यक्रम में लाइव था कि नीतीश कुमार भी आज साक्षरता उत्तर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। वहां बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद थे। सुनील कुमार नीतीश कुमार की पाठशाला के राजनीतिक छात्र नहीं, राजनीतिक साथी बने हैं सेवानिवृत्ति के बाद। वह आईपीएस प्राधिकारी रहे, बिहार के डीजी रहे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में सुनील कुमार को खड़ा होने को कहा, खड़ा हो, और जिस तरीके से महिलाओं से कहा कि पहले महिलाएं हंसती थी, हंसिए, खड़ा होइए। कभी वो कह देते हैं पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी। तो ये दोनों स्थितियां और परिस्थितियां, तो बहार तो हम इसे नहीं मानेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव का हौसला जरूर बुलंद होता दिखाई पड़ रहा है, और प्रशांत किशोर को भी लग रहा है कि नहीं, हम रेस में आ गए हैं। तो ये नीतीश कुमार पर राजनीतिक दबाव, निजी दबाव, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? फिर बाकी जो मसले हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जी। ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी। देखिए, आपने बिहार में बहार नहीं है, ये बात तो आपने ठीक कही कि बहार नहीं है, क्योंकि बहार तब था जब नीतीश कुमार थे। अब जी। नीतीश कुमार थे तो बहार था। बहार हाँ। नीतीश कुमार के कारण बहार आई थी बिहार में, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी। लेकिन अब वो नीतीश कुमार नहीं है जिनकी वजह से बिहार में बहार थी। अब बिल्कुल। नीतीश कुमार बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में है जहां आप उनसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जी। इस स्थिति का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है। पहले भी हम्म। भारतीय जनता पार्टी की नजर थी नीतीश कुमार की राजनीति, उन राजनीतिक विरासत को भी, और उनकी जो उनकी पार्टी है उसको भी, कि वो किसी तरह से बीजेपी के साथ रहे, लेकिन अब बीजेपी के छोटा भाई बन करके रहे। वो पूरी बिल्कुल। लीगेसी, पूरी विरासत, पूरी राजनीति बीजेपी के पास आ जाए, शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जी। बीजेपी को इस बिहार में जरूरत है। बीजेपी की बिहार में कभी अपनी राजनीतिक जमीन बहुत मजबूत नहीं रही है। जिस बिल्कुल। समय हम सब लोग जानते हैं, ये कभी नहीं रही है। हमेशा, कभी वो, जब जनसंघ था तो कर्पूरी ठाकुर के सहारे आप सत्ता में आए, जब भाजपा बनी तो नीतीश कुमार के सहारे आप सत्ता में आए। और जो स्ट्रेंथ थी यूनाइटेड बिहार में, वो आपको झारखंड की तरफ से थी, दक्षिण बिहार की तरफ से थी। तो जी। अब आप नीतीश कुमार की लीगेसी सारी लेकर के अपनी राजनीति बीजेपी करना चाह रही है। और ये उसका हम्म। पहले ये इरादा ढका छिपा था, ये दिखता नहीं था, बहुत अपरेंट नहीं होता था, क्योंकि नीतीश कुमार सक्षम थे, मजबूत थे, शारीरिक मानसिक रूप से भी काफी स्वस्थ और सक्षम थे, और राजनीतिक रूप से भी बहुत मजबूत थे। अब उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति कमजोर हुई है, और इस वजह से जी। उनकी राजनीति भी कमजोर हुई है। या ये ऐसे कहें हम्म। कि राजनीति पहले कमजोर की गई, एक प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको चिराग पासवान के जरिए उनकी राजनीति कमजोर की गई। लेकिन बिल्कुल। उस कमजोर राजनीति को नीतीश कुमार ने रीगेन कर लिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। उन्होंने जी। बराबरी की डील करके बीजेपी के बराबर सीटें जीत करके अपनी आपने राजनीतिक कमजोरी को तो ढक दिया था। लेकिन हम्म। जो उनके साथ मानसिक और शारीरिक स्थितियां बदलनी हैं, जो उम्र के साथ बदली हैं, उसने उनको कमजोर किया है। जी। और उस कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है, और अब खुल करके हम्म। उठाना चाह रही है। भारतीय, हम ये कहें, और हम कभी ऐसा नहीं कहते थे, आप भी नहीं कहते थे, लेकिन अब ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको निपटाना चाहती है, समाप्त करना चाहती है उनकी पार्टी को,
और उसको कंट्रोल करना चाहती है। मतलब ये उनकी सेहत का फायदा, जो सेहत खराब हुई है, उसका फायदा बीजेपी खुले तौर पर उठाना चाहती है और निपटाना चाहती है। 2025 में यह संकेत मिलने लगे हैं साफ तौर पर अब। बहुत स्पष्ट हो गया और ये पिछले एक जी, हफ्ते के घटनाक्रम से देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो जी, महीनों बरसों से ये बात कहते आ रहे हैं, उनका तब कोई मतलब नहीं था। लेकिन हुँ, पिछले एक हफ्ते का जो घटनाक्रम है ज्ञानेश्वर जी, उसने इस्टेब्लिश कर दिया कि नीतीश कुमार को निपटा करके और उनको एकदम नीचे ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उनके ऊपर खड़े होकर के अपनी राजनीति स्थापित करना जी, चाहती है। इसमें अब हुँ, कोई संदेह नहीं। और हुँ, इसके कई चीजें ऐसी हुई हैं, जैसे आप जो हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, बिहार में जब प्रधानमंत्री ने उनको उनको लाडला मुख्यमंत्री कह दिया। बिल्कुल, लाडला बिल्कुल, शब्द नहीं होता बिहार में, उसका समकक्ष शब्द जो होता है वो दुलरुआ बोलते हैं। अपने से बहुत ही हुँ, छोटे, बहुत ही नीचे के व्यक्ति के लिए आप ये शब्द का इस्तेमाल, इस संबोधन का इस्तेमाल करते हैं। पता जी, नहीं क्यों किसी ने इसका विरोध नहीं किया, इसका प्रतिकार होना चाहिए। सामने बैठा व्यक्ति, कहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी पावरफुल क्यों नहीं। हम हुँ, सब लोगों ने आज वीडियो देखा है कि किस तरह से यूक्रेन जैसे छोटे से राष्ट्र के राष्ट्रपति ने कल ओवल हाउस में बैठ करके और एकदम तुर्की बतुर्की डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया। तो आपको बिल्कुल, आप जब एक संप्रभु राष्ट्र के नेता हैं, आप एक संप्रभु पार्टी के नेता हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए था, आपकी तरफ से इसका प्रतिकार होना चाहिए था, नहीं हुआ। जी, और आज देखिए, आज हम लोग भी बधाई दे सकते हैं, नीतीश कुमार का जन्मदिन है आज। हाँ, जन्मदिन बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी, तो हुँ, उनको बिहार का यशस्वी मुख्यमंत्री कहा। ये जी, आप उस तरह भी मन से कह सकते थे कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जी, लेकिन आपने एक मैसेज उस दिन कन्वे किया, कोई भी बात अनायास नहीं होती। दूसरी हुँ, बात ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों ने चर्चा की है कि 20 तारीख को मंटू पटेल कुर्मी एकता रैली करते हैं और 26 तारीख बिल्कुल, को मंत्री बन जाते हैं। हुँ, अब आप सोचिए, अगर नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक हैसियत में रहते, अपनी ताकत में रहते, किसी की मजाल नहीं थी कि कोई कह देता कि कुर्मी चेतना रैली होगी, कुर्मी एकता रैली होगी और किसी कुर्मी को आपकी सरकार में हम मंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं होती कहने की। जी, लेकिन न सिर्फ रैली हुई, बल्कि मंटू पटेल मंत्री बने। और सुनील कुशवाहा भी, सुनील कुमार कुशवाहा जो है नालंदा, आपने कहा कि जहाँ के महाराज हैं नीतीश कुमार और वहाँ के छोटे राजा श्रवण कुमार, वहाँ भारतीय जनता जी, पार्टी ने अपना पैरेलल एक सत्ता का केंद्र स्थापित किया। क्या कोई हुँ, सोच सकता था कि ऐसा पहले होगा? ये भारतीय नहीं, जनता बिल्कुल नहीं, पार्टी किस तरह से इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रही है कि उसको हुँ, कुर्मी नेता चाहिए है नीतीश कुमार के पैरेलल, एक कोयरी नेता चाहिए। नालंदा में नीतीश कुमार से इतर एक पावर सेंटर होना चाहिए है। उसने एक केवट बनाया, एक तेली बनाया, एक मारवाड़ी बनाया, एक राजपूत, एक ब्राह्मण। जो जो वोट नीतीश कुमार का है, उसकी उस वोट की एक पैरेलल राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी। ये एक एक, अरे एक मुझे तो दूसरी यह भी लगता है कि यदि देखिए नीतीश कुमार बहुत सहज और सामान्य होते तो शायद नीतीश कुमार राजू सिंह को भी मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होते, कभी जितना नहीं विवाद बना, हो गया है। हाँ, बिल्कुल नहीं इस तरीके बना। से, हाँ, बिल्कुल तैयार नहीं होते। भाई उनके ऊपर जिस तरह के मुकदमे हैं और नीतीश कुमार जिस जी, तरह की राजनीति करते हैं, उस राजनीति में तो वो फिट ही नहीं होते हैं ना। नीतीश कुमार पिछड़े, दलित, वंचित, अति पिछड़े महिलाओं की राजनीति करते हैं, उसमें कहीं से फिट नहीं हो रहे हैं राजू सिंह जैसे व्यक्ति, जी, लेकिन वो बने। अच्छा, नीतीश हुँ, कुमार अगर फिट एंड फाइन रहते, अपने कंट्रोल कमांड में रहते, तो उनकी पार्टी से भी कोई ना कोई मंत्री बनता। ये एक तरफा एकदम मंत्रिमंडल बिल्कुल का बनता, विस्तार नहीं बिल्कुल होता, बनता, एक तरफा बिल्कुल बनता। विस्तार नहीं होता कि 7 आदमी जी, बनेंगे। तो ये एक तो बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है कि जिस पॉलिटिक्स के तहत नीतीश कुमार को राजनीति में नीचे ले आना है और हुँ, नीचे ले आकर के अपना वर्चस्व स्थापित करना है। ये अब अपरेंट हो गया है, ये बीजेपी की ये स्ट्रेटजी अब दिखने लगी है और उस स्ट्रेटजी जी, में सर्वे का भी कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान होगा, उस हाँ, स्ट्रेटजी को फलीभूत कराने में, उस स्ट्रेटजी को सफल बनाने में। जी, बिल्कुल। जब नीतीश कुमार जब 18% लोगों की ही पसंद है, तो फिर कैसे उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है? हाँ, ये तो ये तो एकदम बीजेपी का स्वाभाविक। लॉजिक होगा, ये बीजेपी का लॉजिक होगा कि भाई सर्वे कह रहा है कि 18% लोग ही आपको पसंद कर रहे हैं, तो आपके नेतृत्व पे हम चुनाव कैसे जीत सकते हैं और जेडीयू कैसे बराबरी से सीटें मांग सकता है, ये तो साफ-साफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और इस बात की चर्चा शुरू हो गई है, वहाँ इस जी, बात की चर्चा शुरू हो गई है और हम आपको अपना एक आर्टिकल भेजेंगे, आप चाहें तो उसको अपने उस लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि बिल्कुल। बीजेपी इस बात की तैयारी में है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हो बिहार अच्छा, में। बिहार में चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे नरेंद्र पर हो। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। हाँ, जैसे मध्य प्रदेश में लड़ा गया शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर नहीं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन चुनाव हुआ जी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। महाराष्ट्र एकनाथ में। शिंदे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनाव हुआ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। जी, तो हुँ, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है, हुँ, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है
और इसी के लिए उसमें ये सर्वे काफी काम आएगा कि भाई नीतीश जी, अब आपके चेहरे पर 18% है, वो भी समझिए कि बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल हैं, तब 18% है, नहीं तो आप जी, उसके बिल्कुल। योग्य भी नहीं। और सीटें हुँ, भी आपकी उस अनुपात में कम होंगी। इस सर्वे का जो एक और इस्तेमाल हमको दिख रहा है, वो ये है कि नीतीश कुमार को जब सीटें 6 महीने के बाद स्थिति और डिटोरिएट होगी, आपने कहा जिस तरह से आज उन्होंने, हमने भी आपके बताने के बाद हमने वो वीडियो देखा, जिस तरह से हंस रहे थे नीतीश कुमार खड़ा करा करके महिलाओं को और अपने मंत्री को, वो नहीं दिख रहा था कि वो बहुत सामान्य तरीके से, सामान्य मानसिक अवस्था में इस तरह का काम कोई नहीं करता है। तो नहीं वो करता है, वो बिल्कुल। स्थिति अगर डिटोरिएट होती है और ज्यादा, तो भारतीय जनता पार्टी, जो हम लोग पहले एक आध बार चर्चा कर चुके हैं, जेडीयू को 50, 60, 70 सीटें कुछ दे करके निपटाने की कोशिश करेगी। जी, हुँ, ये अभी नहीं, अभी तो नहीं है, अभी स्थिति ऐसी नहीं है। और उसमें फायदा इस सर्वे का ये होगा कि तेजस्वी यादव भी तब, अभी से तेजस्वी यादव तो चने की झाड़ पर चढ़ गए, वो स्वाभाविक नेता हुँ, इमर्ज हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लालू बिल्कुल। नीतीश के बाद सबसे बड़े नेता तेजस्वी अब बिहार के हो गए। लेकिन हुँ, ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अकेले अपने दम पर मुख्यमंत्री बन सके। अभी वो हाँ, स्थिति नहीं आई बिल्कुल। है। अभी होंगी, जी, स्थितियां बदलेंगी, तब हो सकता है हो जाए। लेकिन अभी से वो समझने लगे हैं कि हम 41% वोट, 41% आदमी हमको सीएम बनाना चाह रहे हैं, तो हम बन ही जाएंगे सीएम। जी, तो अगर स्थिति ऐसी आती है, मान लीजिए, फर्ज करिए, हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 70 सीट का प्रस्ताव रखती है नीतीश कुमार को कि भाई आपके हुँ, 45 एमएलए हैं, आप 70 सीट लेकर के चुनाव लड़िए, और तब नीतीश कुमार कहें कि हम नहीं, हम इतनी सीटों पर नहीं लड़ेंगे, और ये बात चाहेगी आखिरी समय तक, ये बात बीजेपी अभी जी, नहीं निपटाने चाहेगी, और उस बिल्कुल। आखिरी समय में जाकर के अगर सितंबर अक्टूबर में अलायंस टूटता है, तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? क्या नीतीश कुमार तब जाएंगे आरजेडी के साथ, तो वहां बराबरी पर समझौता हो सकता है? वहां तो और सवाल होगा कि भाई हम 41% पर, आप 18% पर, तो अब आप उसी अनुपात में आपको हम कम सीटें देंगे। तो और नीतीश, अजीत जी, देखिए, आपकी बातों को इससे भी बल मिलता है कि जो एनडीए की बाकी सहयोगी पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि हमें ऊपर से आश्वासन मिला है कि जीतन राम मांझी की पार्टी करी कम से कम 13 सीटें हमें मिलने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भरोसा है कि 11 सीटें मिलने जा रही है, और जब 13 और 11 इन्हें मिलेगी, तो फिर चिराग पासवान की पार्टी को 35 से कम कहाँ मिलेगी? उनका नहीं दावा मिलेगी। बढ़ जाएगा और फिर बिल्कुल से मुकेश सहनी पर फेरे डाले जा रहे हैं। तो जब ये सारे लोग बीजेपी के माध्यम से सीटों की बात अधिक बढ़ा देंगे, संख्या अधिक बढ़ा देंगे, तो स्वाभाविक तौर पर जेडीयू के लिए सीटें कम हो जाएगी और बिल्कुल, बीजेपी कहेगी कि भाई हमारे पास तो 80 है ही, हम कहाँ कम कर सकते हैं, मुझे तो बढ़ाना है। आप 43 से कितना बढ़ा लोगे, 45 से कितना बढ़ा लोगे? एग्जैक्टली। तो ये स्ट्रेटजी है। अब स्ट्रेटजी, बहुत सारी स्ट्रेटजी पार्टीज की होती है, जिसमें सबसे अच्छी कौन सी है, कौन सी इंप्लीमेंट की जाएगी, ये अलग बात है। लेकिन ये एक जी, स्ट्रेटजी है ज्ञान, कि उनकी हुँ, सीटें कम की जाए, या अगर अगर वो छोड़ के जाते हैं तभी छोड़ के चले जाएं। और उसी स्थिति जी, के लिए मुकेश सहनी के सामने अभी भी, हमको बहुत रिलायबल सोर्सेज का कहना है कि 15 सीट का प्रस्ताव रखा गया है कि आप 15 सीट लेकर के हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, बिल्कुल। 15 सीट लेकर के हाँ, चुनाव 11 लड़िए। तो दिया ही गया था ना, 2020 में 11 11 दिया दिया ही ही, गया था। बिल्कुल 11 दिया हाँ, गया था, तो 15 लेकर के लड़िए। और जी, आपको सारी चीजें आपकी ध्यान रखी जाएंगी, आपके यहाँ भी सरकार में शामिल होइए, दिल्ली में कहिएगा वहां भी सरकार में शामिल होइए, आप जैसा चाहेंगे आपकी हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। तो जी, अब सोचिए, ये अगर नीति, अगर अगर सीटें बढ़ानी है, जीतन राम मांझी की भी, उपेंद्र कुशवाहा की भी, मुकेश सहनी को भी ले आना है, चिराग चिराग पासवान को पासवान को भी लाना है, तो इसका मतलब है कि स्पेस सिकुड़ता जा रहा है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश बिल्कुल, कुमार का स्पेस इतना कम कर दिया जाए कि जितने में, जो हम पहले कह रहे थे कि बीजेपी कह रही थी कि हम इतनी सीटें लड़ेंगे कि 100 जीते, और नीतीश हुँ। कुमार को इतने तक समेटना है कि वो आरजेडी के साथ भी सरकार नहीं बना सके चुनाव। और याद कीजिए ना, याद कीजिए बीपीएससी मसले पर चिराग पासवान जिस तेवर और तल्ख के साथ बोल रहे थे, बीपीएससी का पर्चा पेपर हुआ, परीक्षा में गड़बड़ी, लीक हुआ, परीक्षा में गड़बड़ी हुई। क्या सहयोगी दल के, सहयोगी पार्टी के प्रमुख होने के कारण उन्हें यह बोलना चाहिए था और बीजेपी ने उन्हें रोका भी नहीं। वे बोलते ही चले गए, वे बोलते ही चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल। और केंद्र में मंत्री थे, उनकी सामूहिक जी, सामूहिक जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, केंद्र में उससे बंधे हुए थे, उनको अपने एलाई पार्टनर के साथ लेकिन वो कह इसलिए रहे थे क्योंकि डिस्क्रेडिट करना था नीतीश कुमार को। नीतीश जी, कुमार की सरकार को, उनकी ब्यूरोक्रेसी को, उनके प्रशासन को डिस्क्रेडिट करना था, उनकी साख खराब करनी थी। तो इसलिए हुँ, वो बोल रहे थे। वो भी एक एजेंडे का हिस्सा है। तो अगर ये एजेंडा, अगर ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले पर अगर अभी से काम हो रहा है और उनको किनारे किया जा रहा है नीतीश कुमार को, तो ये इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग होगी कि कैसे फिर अगर नीतीश कुमार की कमी को हम लोग भरपाई कर पाएंगे। उनका लौ बिल्कुल। कुश समीकरण, उनका अति पिछड़ा समीकरण, उनका महादलित समीकरण और उनका फॉरवर्ड समीकरण, क्या ये हुँ, सारे उनसे टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे?
अगर सारे आ गए तब तो कोई समस्या नहीं है, अगर कुछ हम्म, कम होता है तो कितना बच जाएगा नीतीश कुमार के पास, जी, जिसको वो लेकर के अकेले लड़ सकते हैं या किसी और के साथ जा सकते हैं। तो ये हम्म, सब कैलकुलेशन हो रहा होगा, कई कई बार सर्वे भारतीय जनता पार्टी कराती है, वो करा चुकी होगी। तो लेकिन अब इसमें जोखिम क्या है ज्ञानेश्वर जी? जी, जोखिम ये है कि नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं, वो लोग भी इस स्ट्रेटजी को भांप रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी क्या करना चाह रही है। हम्म, निशांत को आगे ले आना उसी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है कि उनको आगे ले आया जाए, निशांत कुमार को। और ये जो जेडीयू में वैक्यूम हो रहा है कि लीडरशिप नहीं है, उस लीडरशिप के लिए एक लीडर हम लोग दिखाएं, ताकि अपने मतदाता समूह को एक भरोसा दिलाया जाए कि नीतीश कुमार नहीं भी रहेंगे तो उस समाज का रिप्रेजेंट करने वाला, उस समाज को रिप्रेजेंट करने वाला उनका बेटा है, जेडीयू की कमान संभालेगा। तो ये जी, एटलीस्ट लोग उस कोयरी, कुर्मी और धानु के लिए एक बड़ा मैसेज है। ये हम्म। मैसेज नीतीश कुमार के बेटे को ले लेकिन आने का। अजीत जी समस्या ये है कि निशांत कुमार को आगे ले जाने के लिए और स्थापित करने के लिए, निशांत कुमार की उम्र 49 ईयर्स हो गई है, 50वें साल में प्रवेश कर जाएंगे जुलाई में। उनसे कम उम्र के प्रशांत किशोर है 48 वर्ष के, उनसे कम उम्र के चिराग पासवान है, और उनसे भी कम उम्र के, सबसे कम उम्र के तेजस्वी यादव है। तो 50वें वर्ष में निशांत उन्हें स्थापित करेंगे, और जैसे ही स्थापित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग जेडीयू के भीतर जो यह सपना देख रहे थे कि मैं उत्तराधिकारी, एक बात जो आप बार बार कहते हैं दिल्ली के बड़े नेता के बारे में, जेडीयू के बड़े नेता के बारे में, कि वो आखिरी व्यक्ति होंगे, हैं? तो वो तो निशांत के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन निशांत की एंट्री में भी बहुत समस्या आने वाली है कि अच्छा, अब तो यही, अब इनका भी नेतृत्व स्वीकारना होगा। और जो हमारी जानकारी है, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले नीतीश कुमार कोई प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं। और देखिए, माता और पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं, माता रही नहीं, और पिता की जो मानसिक सेहत है वो कितना मतलब सलामत है और किस तरीके से प्रशिक्षण दे पाएंगे, यह बड़ी बात होगी। और फिर वही बात होगा कि भाई 50वें साल में आप राजनीति में प्रवेश करें, बिहार को समझ कितना पाएंगे और कितने दिनों में समझ पाएंगे। हाँ, तो अभी ये सब संकट है, ये सारे सवाल हैं जी, ज्ञानेश्वर जी, ये सब उनके रास्ते की बाधाएं हैं। लेकिन अभी सिर्फ मकसद ये है कि जो कोर वोट है नीतीश कुमार का, जी, उस कोर वोट को मैसेज देना कि आप निराश मत हो, आप छोड़ करके मत जाएं, आपके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। अभी सिर्फ इतना ही प्रयास किया जा रहा है, अभी सिर्फ यही जी, मैसेजिंग करनी है। जो एक वैक्यूम हो गया था, नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, नेता कौन होगा, उनकी जाति से कोई आएगा, जो हमने कहा था कि एक बड़े नेता ने कहा था कि उसी जाति का आदमी नेता होगा। तो बिल्कुल। उसमें निशांत उस जगह को भरेंगे। अभी सिर्फ ये मैसेज करना है, क्योंकि बीजेपी उस वोट को तोड़ना चाह रही है। बीजेपी उस हुँ, वोट के लिए इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रही है, कोयरी, कुर्मी और धानु के लिए। वो जी, वोट जेडीयू के साथ रहे, एटलीस्ट 50-60% रहे, उस वोट के लिए निशांत का चेहरा दिखाया जाएगा। आपने उस दिन 3 लोगों के नाम लिए थे कि ये 3 लोग उनकी एंट्री के लिए और उनको उनकी जी, ट्रेनिंग के लिए उनमें काम कर रहे हैं। ललन सिंह भी थे हुँ, उसमें, 2 नाम और आपने बताए। ये सब लोग उसमें उनको उनकी एंट्री के लिए उनको एंट्री कराई है, और उनको एक प्रशिक्षण, बेसिक उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वो राजनीति में आकर, मीडिया के सामने आकर के एड्रेस कर सके चीजें, वो कह बोल सके। बिल्कुल। ये बात हो रही है। हुँ, तो एक दाव तो ये है। दूसरा दाव जो ज्ञानेश्वर जी हो सकता है, वो ये है कि किसी बड़े और मजबूत नेता को अभी तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। किसी नीतीश, बड़े और मजबूत नेता को। हाँ, एक मैसेज देने के लिए बीजेपी को, बीजेपी से डील हाँ, करने के लिए। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इनइफेक्टिव हैं, वो संगठन का कोई हुँ, काम नहीं कर रहा। कार्यकारी हुँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं, वो कितना तन के बातचीत करेंगे, कितना अपनी पुरानी पार्टी के नेताओं के साथ किस तरह से डील करेंगे, वो एक अपनी जगह वो बात है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की जगह एक आदमी बने, जिससे बीजेपी को ये मैसेज जाए, इसकी तैयारी है ज्ञानेश्वर जी। लेकिन अजीत जी, मेरा सवाल यहाँ यह है कि जेडीयू के भीतर कौन-सा मजबूत और बड़ा नेता आपको दिखाई पड़ता है, यदि नीतीश कुमार के बाद आपको नाम लेना हो तो, जो तन कर और चढ़कर बात कर सके? एक तो मंत्री ही बन गए। तो उन्हीं की बात है। जो चर्चा हाँ, है ज्ञानेश्वर जी, वो वही है। होगा कि नहीं होगा ये नहीं हम, लेकिन जो पॉलिटिकल ग्रेपवाइन की चर्चा लेकिन है। आपको क्या लगता है कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, पार्टी की पिछड़ी जातियों की और ओबीसी की, यह संभव दिखता है क्या? हाँ, हाँ, क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, चुनाव का जी, साल है अभी ज्ञानेश्वर जी, और हुँ, अभी एक तरफ उत्तराधिकारी के तौर पर आपने निशांत को आगे कर दिया, इसलिए ये खतरा कम हो गया है। जी, इसलिए ये खतरा कम हो गया। निशांत की सक्रियता पहले की गई, ताकि कोई हुँ, कन्फ्यूजन नहीं रहे। कोई हुँ, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर निशांत को थोड़ा और उनकी मीडिया अपीयरेंस उनका बढ़ जाता है, वो इस तरह के बयान देते रहते हैं,
तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी तेजस्वी निशांत है, यादव, माफ करिएगा, निशांत निशांत है, कुमार है। निशांत। हाँ, हुँ, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी निशांत हैं, इसमें कोई जी, कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। उसके हुँ, बाद ललन सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं इस मैसेजिंग के बाद, तो ये एक हुँ, बड़ा दांव होगा। जेडीयू अपनी तरफ से दांव चलेगी, देखिए कामयाब हो नहीं कामयाब हो ये अलग बात है, लेकिन हुँ, जेडीयू एक दांव चलेगी। और उसमें जो एक जानकारी भी है, मतलब सूत्रों के हवाले की बात है, ग्रेप पॉइंट की खबर है, लेकिन जी, पॉलिटिकली भी ये दिख रहा है कि उनको अगर ललन सिंह को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, तो अभी जो कंफ्यूजन है कि बात कौन करेगा या नीतीश कुमार की पार्टी बिखर रही है, कोई संगठन का काम देखने वाला नहीं है, वो चर्चाएं थम जाएंगी। फिर जो हुँ, ये बीजेपी की ज्यादती की जो खबरें चल रही है, एकदम ये ज्यादती हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, जी, ये खबर है कि बीजेपी अब ज्यादती कर रही है नीतीश कुमार के भी ऊपर और जेडीयू के भी ऊपर और पूरे अलायंस के ऊपर। बिल्कुल। उस पर लगाम लगेगी। आप देखिए, आपने हुँ, जो दिलीप जायसवाल की बात का जिक्र किया, दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का फैसला निर्धारित प्रक्रिया के तहत भाजपा का संसदीय बोर्ड करेगा। भाई ये बिल्कुल, कोई हमको समझाए, कोई समझदार आदमी समझाए हमको कि जब एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा तो भाजपा का संसदीय बोर्ड कैसे मुख्यमंत्री तय करेगा? जी, मुख्यमंत्री तो एनडीए का होगा ना। आप भाजपा का जी। संसदीय बोर्ड आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने। इसका मतलब मन में मुख्यमंत्री, खोट है, हाँ मन में वही, खोट है। आप कहेंगे हमारे विधायक अधिक हैं, हमारे पास वोट अधिक है और हमारी संभावनाएँ अधिक हैं। नीतीश कुमार को इतने ही लोग पसंद कर रहे थे और देखिए नतीजा जो है सामने है, इसलिए जो बहुमत है, वह स्वीकारिए सब लोग। हाँ वही, इसी बात का जिक्र किया जा रहा है, यही बात कही जी, जा रही है। भाजपा बिल्कुल, संसदीय, अन्यथा एनडीए का मुख्यमंत्री भाजपा संसदीय बोर्ड कैसे तय करेगा? बिल्कुल। भाजपा संसदीय बोर्ड तो भाजपा विधायक दल का नेता तय करेगा ना, कि जी, आप भाजपा विधायक दल के नेता फला जी होंगे, आपकी हुँ, सीटें ज्यादा हो जाएंगी। सीटें तो पिछली बार भी ज्यादा थी, तब भी मुख्यमंत्री तो आपके संसदीय बोर्ड ने नहीं तय किया ना, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बने। तो जब जी, आप जैसे ही आप कहते हैं कि हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, इसका मतलब कि आप हुँ, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं और आप उसमें कोई बिल्कुल, कंफ्यूजन नहीं छोड़ रहे हैं। अभी आपने कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा कि हुँ, मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा और भाजपा संसदीय बोर्ड तय करेगा। अन्यथा एनडीए का मुख्यमंत्री, आप कहते कि एनडीए का मुख्यमंत्री तो होगा, एनडीए के विधायक बैठ करके तय करेंगे, एनडीए की हुँ, हुँ, पार्टियां तय करेंगी। आपके मन में खोट नहीं होता या आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती, तो आप सहज रूप से ये कहते कि एनडीए के घटक दल बैठ करके तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बने। जी, हुँ, अच्छा, दूसरी बात, अब नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे, तो जो नेतृत्व करेगा वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री होगा? बिल्कुल, जो बिल्कुल, नेतृत्व करेगा वही वही नेता होगा ना। नेतृत्व जी, करता है, नेता नेतृत्व करता है, तो अगर नीतीश कुमार हुँ, नेतृत्व करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री वो क्यों नहीं बनेंगे? क्या हुँ, स्थितियां पैदा होंगी जो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? तो वो स्थिति यही है कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी। सीटें क्यों कम हो जाएंगी? क्योंकि आप उनको सीटें कम देना चाह रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग और का हिस्सा है। और देखिए ना बीजेपी कैसे हाईजैक कर रही है। कल जीतन राम मांझी दलित समागम, हाँ, बहुत सारी खबरें नहीं थी कि वहाँ नीतीश कुमार भी जा रहे हैं और सम्राट चौधरी भी जा रहे हैं। नीतीश कुमार पहुँच गए, बस 1 मिनट का संबोधन किया, 1 मिनट से भी कम का हुँ, और सम्राट चौधरी पहुँच गए। तो जो पूरी राजनीति थी, बीजेपी के ही खाते से संतोष सुमन मंत्री, लेकिन जब हुँ। मंत्री परिषद का विस्तार हुआ और विभागों का बँटवारा हुआ, तो उनसे 2 विभाग वापस ले लिए गए, आपदा प्रबंधन और आईटी। तो बीजेपी तो बिल्कुल आगे की तरह से वैसे कर रही है कि नहीं, जो हम चाहेंगे वही होगा। हाँ, तो यही मैसेज पिछले 1 हफ्ते के घटनाक्रम से में ये साफ हुआ है जी, कि बीजेपी एकदम डोमिनेट कर रही है और वो कंट्रोल कर रही है। पूरे हुँ, पहले जो सरकार को कंट्रोल करना, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना, पॉलिटिकल नैरेटिव्स को कंट्रोल करना, ये तमाम चीज़ें बीजेपी कर रही है। अभी सारी चीज़ें जी, बीजेपी के इर्द-गिर्द हो रही हैं, बीजेपी के हिसाब से हो रही हैं। अब हुँ, जेडीयू को इसका काउंटर करना है। उस काउंटर में बिल्कुल, पहला दांव चल दिया गया निशांत का, कि निशांत कुमार आएँगे, मीडिया उनके साथ मीडिया में एड्रेस करेंगे, मीडिया को अपने पिताजी के लिए अपील करेंगे, कम करेंगे लेकिन वो आ गए। अब ये बात तय करेंगे। हो गई है कि वो आ गए, हाँ करेंगे। हुँ, और हुँ। दूसरा दाव ये होगा कि आप संगठन में एक और नियुक्ति करें, बड़ी नीतीश कुमार अध्यक्ष पद छोड़े और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। नीतीश अगर कुमार ऐसा बोल हो, नहीं पा रहे, निशांत ही बोलेंगे और निशांत सधे हुए बोल रहे हैं। समरीन ने जो इंटरव्यू लिया 5 मिनटों का इंटरव्यू बिल्कुल सधे हुए, मतलब नेता बिल्कुल, की तरह बिल्कुल, बोल रहे थे। मैंने कल भी कहा बिल्कुल, था कि निष्काम जैसे कठिन शब्द और लालू जी को भी अंकल कहकर बोलना, देखिए हाँ, बहुत बड़ा राजनीतिक संदेशा है। बिल्कुल। और उसके प्रतिक्रिया में तेजस्वी यादव की तरफ से जो कहा गया नीतीश निशांत के आने पर, वो भी कोई निशांत के लिए कोई बुरी बात नहीं कही गई। उनको जी, छोटा भाई बिल्कुल। कहा गया, तो ये एक हुँ, सद्भाव उस लेवल पर दिखा है। कहीं न कहीं उधर भी एक दूसरे की मैसेजिंग हो रही है, तार जुड़ रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जो जी, तीसरा दाव होगा, पहला निशांत, हुँ, दूसरा हुँ, ललन सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं या नीतीश कुमार अध्यक्ष पद छोड़ते हैं,
और तीसरा होगा कि एपरेंट होकर के खुले तौर पर जेडीयू की तरफ से आरजेडी को संदेश दिया जाएगा। अगर हम्म, जेडीयू को ये लग जाता है कि बीजेपी उसको खत्म करना चाह रही है, उसको दबाना चाह रही है, ज्यादा सीटें लड़के उसको कम सीटें देना चाह रही है, अगर ये रणनीति सामने आ जाती है खुल करके, तो उसके बाद आरजेडी की तरफ से भी बचे हुए समय में आरजेडी जेडीयू के बीच तालमेल बढ़ेगा, तालमेल बेहतर जी, किया जाएगा। अब वो किस तरह से हम्म, मैटेरियलाइज होगा, उसमें क्या पॉलिटिक्स होगी, ये हम लोग अभी मतलब ये कल्पना करने की अभी जरूरत नहीं है। हम लोग सोच तो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, उसकी जरूरत नहीं है अभी कि वहां तक जाए हम लोग। बिल्कुल, हम्म, लोगों को भी एक कंफ्यूजन होता है कि क्या होने जा रहा है। अभी कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी की राजनीति अगर इसी तरह से चलती है, अगर होशियारी से बीजेपी काम करेगी, तो अब यहाँ पर रुक जाएगी। इसके हम्म, आगे पुश करने की कोशिश नहीं करेगी नीतीश कुमार को। वो इसका इम्पैक्ट देखेंगे लोग कि अभी तक जो हम लोगों ने किया इसका क्या असर हुआ। अब एक बिल्कुल, पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल बॉल रोलिंग बोलते हैं, वो बॉल रोल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब जो जी, आपने कहा कि बजट है, अब सोमवार को हाँ, बिल्कुल, बजट है। उसका क्या प्रभाव होगा और उसका क्या संकेतक होगा? हाँ, वही इस जो अभी पॉलिटिकल नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया है कि हम बड़ा भाई हैं, बड़ा भाई क्या, हम मालिक हैं। जी, हम हम्म, संभाल रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, हम कंट्रोल कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हम पॉलिटिकल नैरेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें अब जो इकोनॉमिक नैरेटिव सेट होंगे, जो चुनावी एजेंडा सेट होगा, उसको भी हम जी, कंट्रोल कर रहे हैं। ये बीजेपी का हम्म, मैसेज देना होगा बजट से। जी, बीजेपी उसमें बजट में ऐसे प्रोविजंस किए जाएंगे, इस तरह की जो भी घोषणाएं होंगी, वो घोषणा होने के बाद देखिए जी, ये ये कोई मतलब सामान्य बात नहीं है कि वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी और वही बीजेपी के तरफ से अघोषित रूप से अभी चेहरा है। तो वो जब बजट बिल्कुल, पेश करेंगे, तो हम पहले भी कह चुके हैं कि देखिए बजट में मध्य वर्ग को दिल्ली में राहत मिली, देश में राहत मिली, हम्म, आयकर में छूट दी गई। तो नो निर्मला सीतारमन को उसका क्रेडिट मिला कि निर्मला सीतारमन ने किया, जी, वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने किया, उनको क्रेडिट मिला। तो अभी जो हम्म, भी घोषणा होगी उसका क्रेडिट मिलेगा सम्राट चौधरी, क्योंकि हम्म, मुख्यमंत्री तो कुछ करने की स्थिति में है नहीं। तो जी, जो होगा वो वो सम्राट चौधरी ने किया, बीजेपी ने किया। हम्म, तो उससे सम्राट चौधरी का चेहरा स्टैब्लिश होगा। अगर जो हम लोग चर्चा इस पर कर चुके हैं, 1,500 या 2,500 महिलाओं को कितनी रकम नगद देने की बात होती है और कब से हम्म, देने की बात होती है, किस समय से उस योजना पर अमल शुरू होगा, क्रियान्वयन शुरू होगा, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाना है, बिजली फ्री करनी है, महिलाओं के लिए कुछ और योजनाओं की घोषणा करनी है, युवाओं के लिए घोषणा करनी है। जो दिल्ली का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को पढ़ने की जरूरत है। उस तरह की घोषणा बजट में कुछ हो सकती है और कुछ चुनाव के बिल्कुल, समय के लिए बचा करके रखी रखी जा सकती है कुछ घोषणाएं। तो ये जो हम्म, गारंटी दी जाएगी और जो जिस पर जो योजना घोषित होगी, जिसके लिए पैसा आवंटित होगा, उसका क्रेडिट बीजेपी को मिलेगा। उसका कोई क्रेडिट ज्ञानेश्वर जी जेडीयू को नहीं मिलेगा। नहीं यहाँ मिलेगा, जी, फिर जेडीयू मात खाएगी, फिर जेडीयू हम्म, दबेगी, क्योंकि फाइनेंस हम्म, मिनिस्टर उनका है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट पढ़ेंगे 1 घंटे का, सवा घंटे का या 1 घंटे 50 मिनट, जितनी देर का बजट पढ़े, उतनी देर जी, तक उनका फोकस रहेगा। उसके बाद उनके इंटरव्यूज होंगे, वो सबको हम्म, बताएंगे कि क्या-क्या हम करने जा रहे हैं, इसके लिए कहाँ-कहाँ से पैसे ले आएंगे। तो ये सारा फोकस अगले अगले 3-4 दिन तक उनके ऊपर रहना है। जी, उसमें हालाँकि जैसे इकोनॉमिक सर्वे आया और दूसरी और चीज़ें आई हैं, इतनी 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 खराब चीज़ें हैं ज्ञानेश्वर जी, इतनी भयावह बिहार को लेकर के आंकड़े आए हैं। मतलब बिहार का जो बिल्कुल, सबसे अमीर जिला है, वो पटना है और वहाँ प्रति हम्म, व्यक्ति आय 1,21,000 रुपए। अब आप बताइए, सोचिए, बताइए, पटना राजधानी में प्रति व्यक्ति आय 1,21,000 रुपए है और उसके बाद जी, दूसरा सबसे अमीर जिला बेगूसराय है, जहाँ हम्म, जहाँ बिहार के सबसे ज्यादा करोड़पति हमको लगता है रहते हैं, सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार और तमाम लोग वहाँ रहते हैं। बिल्कुल, उसमें प्रति व्यक्ति आय 49,000 रुपए, 49,000 49,000 में बेगूसराय, हाँ, सोच लीजिए, बेगूसराय जिला। दूसरा जी, सबसे अमीर जिला बेगूसराय, 49,000 रुपया सालाना आय है प्रति व्यक्ति। हम्म, ऐसे प्रदेश का बजट पेश होगा, ये तो ब्लॉट है बिहार के, मतलब जो भी सरकार में रहे हैं लोग, उन सबके ऊपर धब्बा है ये कि आप लोगों ने बिहार के लिए बिल्कुल, क्या किया कि जो सबसे दूसरा सबसे अमीर जिला है, वहां प्रति व्यक्ति आमदनी 49,000 रुपए की है। आप समझ रहे हैं, हम्म, 49,000 रुपए, 6,000 रुपए महीने की। तो बिल्कुल, ये स्थिति है बिहार की। अब इस पर आप क्या बजट पेश करते हैं, उसमें क्या प्रोविजंस करते हैं, और मुफ्त की रेवड़ी बांटने के अलावा ज्ञानेश्वर जी, सबसे बड़ी बात है कि क्या विजन दिखाते हैं बजट में आप। जी, सारी राजनीतिक तिकड़म अपनी जगह है, सारी राजनीतिक तिकड़म अपनी जगह है कि नीतीश कुमार को दबा हम्म, देना है, दूसरे सहयोगी पार्टियों को ले आके भर लेना है, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना है कि वो दूसरी तरफ भी जाकर के कोई बीजेपी को नुकसान पहुंचा सके। ये तमाम चीजें ठीक है, लेकिन जी, बिहार के लोगों को आप विजन क्या देंगे? आपने राजनीति बिल्कुल, अच्छी कर दी, आप मुफ्त की रेवड़ी बांटने की भी घोषणा कर देंगे, लेकिन बिहार के लिए विजन क्या आता है? ये बजट तो हम्म, विजन डॉक्यूमेंट होता है ना, ये विजन पूरे अगले वित्त वर्ष में आप बिहार के लिए क्या करने जा रहे हैं? उद्योग के हम्म, लिए क्या क्या आवंटन करने जा रहे हैं आप, विकास के लिए और पलायन रोकने के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए आप क्या प्रोविजन करने जा रहे हैं? इन सब पर भी नजर रहेगी। इससे इससे भी पॉलिटिकल एजेंडा सेट होगा।
खाली अब मुफ्त की राजनीतिक रेवड़ी को भी तो तराजू पर तौला जाएगा ना, मुफ्त की रेवड़ी को बिल्कुल, तराजू पर तौला जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव और यह बात बहुत तेज ट्रैवल कर रही है गांव में कि भाई 2,500 रुपया से कम हुआ तो फिर तराजू किधर, यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि जो हम लोग कहते हैं कि महिला कंसल्टेंसी नीतीश कुमार की है, उन महिलाओं में ही सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, और रुपया के आगे सब कुछ फेल हो जाता है, यह तो समझते ही है। और जहां लोगों ने मुफ्त की रेवड़ी नहीं देखी है, वहां तो और भी इसका प्रभाव दिख सकता है। पहली बार बिहार के लोग स्वाद चखेंगे मुफ्त की रेवड़ी का, जी, बिल्कुल, पहली बार बिल्कुल। फ्री बिजली मिलेगी, पहली बार पानी में, पानी तो खैर है ही फ्री, अभी पानी तो पहुंचा नहीं है सब जगह, नल का जल पहुंच जाए हुँ, तो, लेकिन और भी जो घोषणाएं होंगी, पहली बार नगद रुपए मिलेंगे लोगों के खाते में, तो उसका इम्पैक्ट होगा बहुत बड़ा। उसके जी, साथ साथ मुफ्त की रेवड़ी के साथ साथ विकास के लिए क्या तस्वीर आप दिखाते हैं, क्या विजन रखते हैं, क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए करते हैं, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए करते हैं, किसान के लिए क्या करते हैं, कृषि पैदावारों के लिए क्या होता है, ये सब चीजें भी बजट में देखने की हुँ, चीज होगी, उनसे भी पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होगा। अभी राजनीति सेट कर दी गई है, पॉलिटिकल जो अपना नैरेटिव बनाना था बीजेपी ने बना दिया है, उसका जवाब बिल्कुल। अभी बहुत प्रभावी तरीके से जेडीयू नहीं दे पा रही है। और वो जी, इसलिए नहीं दे पा रही है क्योंकि नीतीश कुमार जो 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 व्यक्ति चाणक्य हैं, मतलब जिनकी बुद्धि के हुँ, आगे सबकी बुद्धि फेल है बिहार में, वो अपनी जी, बुद्धि का इस्तेमाल अधिकतम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से जेडीयू अभी जवाब नहीं दे पा रही है। लेकिन बीजेपी को खाली उस पॉलिटिकल नैरेटिव के दम पर जीत जाने या नीतीश कुमार का वोट पूरी तरह से उनकी मर्जी के बगैर भी अपनी ओर ट्रांसफर करा लेने, इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। इतना आसान नहीं होता है। पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ बिल्कुल। अर्थमेटिक नहीं है, गणित नहीं है, उसमें केमिस्ट्री भी हुँ, जरूरी है। रसायन, आपका रसायन है कि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की केमिस्ट्री उस तरह से बनती है कि नहीं बनती है, ये भी देखना होगा। और हमने पहले भी कहा है कि राजनीति अर्थमेटिक नहीं है, कैलकुलस है, जिसमें कई जी, वेरिएबल्स होते हैं, कई हिडन फैक्टर्स होते हैं, उनको भी आपको एड्रेस करना होगा। तो ये अब ऐसे दिलचस्प हो गई है, और ये इस निष्कर्ष को हम लोग कह सकते हैं कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है, या उसको इतना कमजोर करना चाहती है कि वो उसके ऊपर निर्भर हो जाए, बीजेपी बड़ी पार्टी बन करके कमांड में रहे एनडीए के। तो देखिए बात साफ-साफ है, बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है, कोशिशें शुरू हो चुकी है। अब जेडीयू का जवाब क्या होता है, इसका इंतजार किया जाएगा, फिर समझ में बात आएगी कि बिहार की राजनीति आगे क्या है और बिहार के चुनाव का असली दृश्य क्या है। तो दृश्य हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, इसको लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।